Good morning, students. Most welcome in Unnayan Baka online classes. Today we are going to discuss about the English poetry, class 12, chapter 3rd. The chapter name is Now the Leaves Are Falling Fast, written by W.H. Auden. First of all, we know about the poet. The full name of the poet is Weston Hughes Auden. इनका पूरा नाम वेस्टन ह्यूज ऑर्डन है एंड इनकी बॉर्न की बात करें तो 21 फरवरी 1907 21 फरवरी 1907 इन न्यूयॉर्क यूनाइटेड किंगडम की है और इनकी डेथ की बात करें तो 29 सितंबर 1973 इन वियना ऑस्ट्रिया में होती है। इनको एंग्लो अमेरिकन पोएट के नाम से जानते हैं क्योंकि इनकी लाइफ की 2 फेजेस हैं, जो कि कुछ पार्ट ब्रिटिश के हैं और कुछ पार्ट अमेरिका के हैं, इसलिए इनको एंग्लो अमेरिकन पोएट कहते हैं। एक वर्सेटाइल वर्स ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड एडिटर है। वर्सेटाइल मतलब बहुत बहुप्रतिभा के व्यक्ति रहे हैं और वर्स ड्रामेटिस्ट मतलब इनके ड्रामा में थोड़े से वर्स हैं, थोड़े से लिरिक्स हैं। क्रिटिक है, जो कि क्रिटिक उनको कहते हैं जो कि आलोचक हैं, जो कि आपकी लेखनी को आलोचक के रूप में आपकी अच्छाइयाँ बुराइयों को बताते हुए आप में सुधार की गुंजाइश को दिखाते हैं। ट्रांसलेटर है, अनुवादक है और एडिटर संपादक है। इसके बाद इन्होंने पुलित्जर प्राइज 1948 में अपने ही कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी के लिए इन्होंने जीता है। इनको मिला है पुलित्जर प्राइज, अमेरिका के द्वारा ये प्राइज मिलता है जो कि जर्नलिज्म में, म्यूजिक में या फिर लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। इनके वर्क्स जो हैं बेस्ड होते हैं पॉलिटिक्स पे, मॉरल्स पे, लव पे एंड रिलीजन पे। 4 चीज़ों पे इनके वर्क्स को देखा जाता है कि ये बेस्ड होते हैं। हमने कहा कि इनके लाइफ 2 फेजेस में बटे हुए हैं। पहला है ब्रिटिश फेज जो 1907 से 1939 ले सकते हैं और अमेरिकन जो 1939 से 1973 तक जाता है। फेमस वर्क हैं जो कि ब्रिटिश फेज के हैं, द ऑरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, और भी बहुत सारे इनके राइटिंग्स हैं। अमेरिकन फेज की बात करें तो द एज ऑफ एंजाइटी, न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम्स बिग, और अभी जो हम लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं वो इसी द एज ऑफ एंजाइटी से लिए गए हैं। अब हम लोग पोएम के बारे में थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को समझेंगे कि पोएम का बैकग्राउंड क्या है। पोएम का जो हेड टॉपिक है द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द एज ऑफ एंजाइटी से ये ली गई है। ये लिरिकल पोएम है और इसको ऑटम सॉन्ग के नाम से जानते हैं। ऑटम सॉन्ग, ऑटम एक सीज़न है जो कि हमें बताता है कि किस प्रकार से पत्ते झड़ रहे होते हैं, सब चीज़ों का डाउनफॉल होता है। तो इस पोएम में हम लोग देखते हैं कि एक ह्यूमन का डाउनफॉल किस तरह होता जा रहा है हमारे समाज में। तो इसको हम लोग देखेंगे। 20 लाइन्स पोएम है जो कि 5 क्वार्टर्स में डिवाइडेड है। राइमिंग स्कीम इसकी AABB है और थीम जो है डाउनफॉल ऑफ सोसाइटी एंड डेथ। डाउनफॉल ऑफ सोसाइटी ये दर्शाता है, ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट करता है और दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। डेथ भी हमें बताता है कि जिस प्रकार ऑटम में पत्ते झड़ झड़ के पूरे खाली हो जाते हैं, जंगल साफ हो जाते हैं, तो इस प्रकार से डेथ भी रिप्रेजेंट करता है कि आदमी भी जो है धीरे धीरे उसकी जो ह्यूमैनिटी है वो धीरे धीरे स्तर जो है गिरता चला जा रहा है। इसको हम पोएम में के द्वारा समझेंगे। हमने पहले ही बताया कि इस पोएम को द एज ऑफ एंजाइटी से ली गई है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पोएम पे आते हैं। तो अब पोएम को देखते हुए सबसे पहला स्टैंजा जो है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रॉलिंग ऑन। हम पहले बता दें कि कोई भी पोएम अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो लिटरल मीनिंग होता है जो कि शाब्दिक अर्थ कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको इम्प्लाइड मीनिंग कह सकते हैं। इम्प्लाइड मीनिंग मतलब होता है भावार्थ। उसके जो भी भावार्थ हैं उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिटरल मीनिंग की बात करते हैं कि जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो पत्ते हैं वो बहुत तेजी से देखिए झड़ रहे हैं, बहुत तेजी से पत्तों का डाउनफॉल हो रहा है क्योंकि ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट करता है।
नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर क्या है? ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके नीचे जो ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, इनको नर्सेस फ्लावर कहते हैं। नर्सेस फ्लावर एक्चुअली में वो इस बड़े से पेड़ को स्ट्रेंथ देते हैं और उनके रूट को पकड़ के मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, जिससे कि पौधों को स्ट्रेंथ मिलता है। उसके बाद देखते हैं वो बहुत दिन तक नहीं बचेंगे, वो आखिर मर जाएंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन। और जो ये फ्लावर्स हैं वो अब कब्र की ओर जा रहे हैं, मतलब कि वो उनका अब हाश हो रहा है, डेथ हो रहा है। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम्स कहते हैं जो बच्चों को ले जाने वाली एक 3 पहिया गाड़ी होती है, जो लकड़ियों की होती है छोटी छोटी, उसको कहते हैं। तो ये प्रैम्स जो है वो भी बिना भटकाव की रास्ता में भटक रहा है और बहुत ही तेजी से नीचे की ओर रोलिंग हो रहा है, मतलब उसका दिशा कुछ निश्चित नहीं है, अब बहुत तेजी से वो जा रहा है। अब इसके इम्प्लाइड मीनिंग को अगर हम भावार्थ को समझते हैं, तो ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ये कह रहा है, ये यंगस्टर को दिखा रहा है कि किस प्रकार आज के यंगस्टर बहुत तेजी से उनका डाउनफॉल हो रहा है। और जो ये नर्सेस फ्लावर्स हैं, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो कि हम लोगों का ओल्ड मैन ओल्ड मैन जो हैं हम लोगों को एक सपोर्ट देते हैं, एक स्ट्रेंथ देते हैं कि आगे जीवन में कैसे बढ़ना है। वो एक पिलर की तरह से एक यंगस्टर के लाइफ में काम करते हैं, लेकिन आज उनका भी डिग्रेडेशन हो रहा है और वो ग्रेव की ओर जा रहे हैं, मतलब कि वो उनका भी पतन हो रहा है, जिनके कारण जो प्रैम्स है, जो यंगस्टर हैं, वो बिना किसी दिशा की ओर भटक रहे हैं। और समाज में जो नर्सेस फ्लावर उनको एक स्ट्रेंथ देते थे, मतलब एक अव्यवस्था फैल गया है और इनकी भी पतन उसी दिशा में है जिस दिशा में नर्सेस फ्लावर की है। तो ये पहला स्टेंजा का ये मीनिंग था। अब दूसरे क्वार्टेंस में जाते हैं। विस्परिंग नीबर्स। विस्परिंग नीबर्स लेफ्ट एंड राइट pluck us from the real delight, and the active hands must freeze, lonely on the separate knees। इसकी लिटरल मीनिंग क्या है? इसकी लिटरल मीनिंग कह रहे हैं विस्परिंग नीबर्स। विस्परिंग नीबर्स मतलब होता है जो हमारे आसपास के पड़ोसी हैं, वो हमारे लेफ्ट भी हैं और हमारे राइट भी हैं, वो कुछ ना कुछ कह रहे हैं, ठीक है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और जो कुछ कह रहे हैं उससे हमारा जो जीवन की वास्तविक खुशी है, रियल डिलाइट है, वो वास्तविक खुशी हमारे जीवन से खत्म हो रहा है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। और जो हमारे हाथ थे जो बहुत एक्टिव थे काम करने में, यंगस्टर में बहुत तेजी से काम कर सकते थे, वो धीरे धीरे फ्रीज हो रहे हैं। और ठीक वैसे ही फ्रीज हो रहे हैं जैसे कि मानो एक थका हारा कोई आदमी अपने थक के वो अपने दोनों हाथों को अपने नीज पे करके रुक जाता है। अब ये विस्परिंग नीबर्स कौन है? ये विस्परिंग नीबर्स एक्चुअल में एजेंट ऑफ डेथ है, यमराज के दूत है, एजेंट ऑफ डेथ हैं, जो कि हमारे इधर उधर हमें लेने के लिए आए हुए हैं और हमें ले जाएंगे। प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और जो हमारी ज़िंदगी जो वास्तविक खुशी होती है, जो हम जीवन जी रहे होते हैं, उससे हमको वो प्लग करके तोड़ के हमें दूर लेके चले जाएंगे और हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और जो हमारे हाथ काम करने में सक्षम थे, अच्छे से काम कर रहे थे, एक दूसरे से मिलकर काम कर रहे थे, आज के समाज में हम देखते हैं कि आज अपने हाथ भी एक दूसरे से अलग हो गए हैं और वो थक हार के दोनों अलग अलग नीज पे, सेपरेट नीज पे रुक गए हैं और वो कुछ कर पाने में असमर्थ हैं। इसके आगे के पैराग्राफ में चलते हैं। डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो ओडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव। इसमें है कि जब एक सीन के बारे में सोचिए, जब कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है, जैसे कि इस पिक्चर में व्यक्ति का डेथ होता है, तो उसके पीछे हंड्रेड्स लोग चलते हैं, उसके पीछे पीछे आते हैं। जो वुडन होता है, ये ताबूत होता है, उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करके जाते हैं। लेकिन वो जब जाते हैं तो उसका जो हाथ उठाते हैं, रेज़ करते हैं, जो पीछे पीछे जा रहे हो, तो उनका जो एटीट्यूड्स होता है वो बहुत फॉल्स होता है। मतलब लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि मरने के बाद भी आज लोगों का पतन इस प्रकार हो गया है कि लोगों के मरने के बाद भी वो एक फॉर्मेलिटी करते हैं और उनके पीछे पीछे जाते हैं और एक झूठा दिखावा, जो प्यार का झूठा दिखावा होता है, वो करते हैं और एक काम है मेरा जाना, उस प्रकार से वो उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो कवि जो है यहाँ पे डाउनफॉल दिखा रहे हैं कि लोगों को मरने के बाद भी हमदर्दी नहीं है,
बस वो एक दिखावा मात्र रह गया है जो कि समाज में बच के रह गया है। ये चौथा पैराग्राफ है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉर्डिंग फॉर देयर फूड, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। कह रहा है कि स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। अब जो हमने इसको कनेक्शन को जोड़िए, सबसे पहले हमने कहा कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते बहुत तेजी से गिर रहे हैं। इसका मतलब जो अब जंगल है, वुड मतलब जंगल, वो अब लीफलेस रह गए हैं, पत्ते उसके सारे खत्म हो चुके हैं। अब उसमें जो ट्रॉल्स हैं, रन स्कॉर्डिंग फॉर देयर फूड, ट्रॉल्स मतलब होते हैं बड़े बड़े दानव दैत्य, जैसा कि यहाँ का पिक्चर देख सकते हैं आप। रन स्कॉर्डिंग फॉर देयर फूड, वो अपनी भोजन की तलाश में भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। एंड द नाइटिंगेल इज डम, जो नाइटिंगेल चिड़िया है जो कि बहुत अच्छी कहती थी, गाती थी, अब वो भी जंगलों में देखने को नहीं मिलती। और एंजल, जो परियों की कहानी हम लोग सुनते थे, अब वैसा भी कोई अवतार लेने को नहीं आ रहे हैं कि वो आके हमें इन बुराइयों से बचाएंगे। अर्थात इसका अगर हम मीनिंग को जानेंगे तो जो दुष्ट हैं, ट्रॉल्स मतलब जो समाज के हमारे दुष्ट प्रजाति के लोग हैं, दुष्ट सोच रखने वाले लोग हैं, दूसरों के अहित करने वाले लोग हैं, उनकी संख्या इतनी बढ़ रही है कि वो जो पहले सीमित हुआ करते थे अब बहुत जंगलों से बाहर निकल रहे हैं। अर्थात कि उनकी जो दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है, पूरी दुनिया में वो फैल रहे हैं। और नाइटिंगेल से अर्थ है वैसे लोगों से जो कि समाज के बुद्धिजीवी हैं, जो कि गलत चीज़ों पर बोलने का क्षमता रखते थे, अब वो भी अपनी बोली को बंद कर रही हैं, गूंगे हो गए हैं और डम्ब हो गए हैं, डम्ब मतलब गूंगा, और चुप हो गए हैं और समाज की बुराइयों पर कुछ नहीं बोलते। अर्थात ट्रॉल्स जो भी अत्याचार कर रहा है उसको चुपचाप देख रहे हैं। और एंजल कहते हैं कि कुछ भी बुरा होता है तो अवतार होता है या कोई एंजल आता है उन बुराइयों को ख़त्म करता है, तो वो एंजल भी अब नहीं आने वाले हैं, विल नॉट कम, वो अब नहीं आएंगे जो इन बुराइयों से हमें बचाएंगे। तो पोयम इस स्टेंजा से यही समझ में आ रहा है कवि के लेखनी का। ये लास्ट है, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, whose white waterfall could bless travelers in the last distress। कह रहा है कि जो माउंटेन्स जो होता है उसका काम क्या होता है, मतलब जो बड़े लोग होते हैं उनका काम होता है कि समाज को प्रोटेक्ट करके रखना। एक बड़े पहाड़ की यही है कि जब कुछ जैसे हिमालय, उसका काम है कि दुश्मनों से हमें बचा कर रखना, लेकिन अब वो भी कोल्ड हो चुका है। कवि कहते हैं कि जो माउंटेन का काम था, जो अपने सिर को हमेशा उठाए रखता था और परेशानियों से हमें बचाता था, हमें धैर्यवान रहना सिखाता था, रास्ता दिखाता था, वो भी अब कॉल्ड हो चुका है और मानो अब उसका भी सिर ऊपर ना उठने वाला हो, वो भी अब इम्पॉसिबल जैसा लगता है। Whose white waterfall could bless travelers in their last distress। अब कुछ ट्रैवलर्स की बात करें यहाँ, तो जो वाटरफॉल उससे हो रहा है, उस पहाड़ों से जो बर्फ पिघल के गिर रहे हैं, वो एकमात्र एक एटीट्यूड अब बच के रह गया, मतलब समाज में एक आखिरी उम्मीद बच के रह गई है, जो कि थके हारों के लिए, वो प्यास बुझाने के लिए वो उस वाटरफॉल पे डिपेंड हैं, जिससे कि वो थक के जब जाएं तो उस पानी को पी के प्यास बुझा सकें। अर्थात कि आखिरी होप बताते हैं लेखक कि अब जीवन में सिर्फ एक आखिरी होप ही बची है जो कि हमें आगे बढ़ने का रास्ता। अर्थात इस पोयम को पूरा करते हुए लेखक ये बताना चाह रहे हैं कि अगर जीवन का जिस प्रकार हास्य हो रहा है, जिस प्रकार पतन हो रहा है, उसको उस ऑटम के सीजन को सिर्फ ऑटम में पतझड़ ही नहीं होते हैं, आदमी के जीवन में भी जो पतझड़ है अगर उसको दूर करना होगा तो हमें अपनी बुराइयों को दूर करना होगा, और इस प्रकार से हम अपने जीवन में ऑटम की जगह पे स्प्रिंग को ला सकते हैं। तो इसी के साथ आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।